न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार, 33% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए दर्शकों का आभार। नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर की करेंगे बात, सौगात की बात। आज 2023 में शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक हुई है और इसमें कई बड़े अहम फैसलों पर मुहर लगा दी गई। इसमें शिक्षा, सीएम हेल्पलाइन समेत कई बड़े मामलों पर महत्वपूर्ण फैसले हुए। वहीं कल से सरकार गरीबों को फ्री में प्लॉट देगी। टीकमगढ़ से इस योजना का आगाज होने जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। शिवराज सरकार नए साल पर गरीबों को फ्री में प्लॉट देने जा रही है। कैबिनेट की बैठक के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार गरीबों को प्लॉट देगी। इसके लिए आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत कल टीकमगढ़ जिले से की जाएगी। इसमें ऐसे भाई बहन गरीब, वो किसी भी वर्ग के हों, अगर रहने की जगह ही नहीं है, परिवार बड़ा हो जाने के कारण, तो उनको रहने के लिए निःशुल्क हम प्लाट उपलब्ध कराएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। और अब फिर बनी मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना और कल टीकमगढ़ जिले से इन प्लाट का वितरण प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा कैबिनेट में चिकित्सा के क्षेत्र में 6.14 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। वहीं सीएम राइज स्कूल के लिए 9,200 स्कूलों के निर्माण को स्वीकृति दी गई। अलग अलग चरणों में इन स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। नए साल में अनुसूचित जाति के छात्रों को सरकार ने सौगात दी। इनको कोचिंग के लिए आकांक्षा योजना की शुरुआत की गई है। 181 सीएम हेल्पलाइन के प्रभावी संचालन के लिए भी कॉल सेंटर की क्षमता को 300 सीट से बढ़ाकर 120 सीटें इसमें और जोड़ने का फैसला किया गया। सरपंचों और पंचों पर बड़ा फैसला कैबिनेट में किया गया। सरपंचों के मानदेय को 1750 से बढ़ाकर 4,250 रुपए प्रति माह देने के सीएम के फैसले को कैबिनेट ने मुहर लगाई। वहीं शौर्य दल योजना को फिर से शुरू करने का फैसला भी कैबिनेट की बैठक में ले लिया गया। शतरंज पर कांग्रेस ने सीडी वाली चाल चली है। नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी के कई नेताओं के अश्लील सीडी होने का दावा किया है, जिसमें विधायक, मंत्रियों तक की बात कही गई है। इस पर बीजेपी ने सभी सीडीज को सार्वजनिक करने के लिए कह दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और प्रदेश में सीडी का चिन्ह फिर से बाहर आया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने यह दावा किया कि उनके पास बीजेपी के कई नेता, मंत्री, विधायकों की अश्लील सीडी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक के भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी अश्लील सीडी हमारे पास है। के मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं की तमाम अश्लील सीडियां हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं किसी की व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। इधर नेता प्रतिपक्ष के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि अगर उनके पास कोई भी सीडी है तो वो सबके सामने लेकर आ जाएं, अनर्गल बयान और आरोप न लगाएं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर ब्लैकमेलिंग की राजनीति करने के आरोप भी लगा दिए। कि समाज के अंदर इस प्रकार से ऐसे लोगों पर आप लाइए सामने क्या है, अगर आपकी औकात है तो ये झूठ बोल करके समाज को गुमराह करना, एक जिम्मेदारी वाले व्यक्ति हो आप। एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग करना, फंसाना, अरे ये कांग्रेस का चरित्र है, यही उनको दिखाई देता है। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। चुनावी साल, सियासत के शतरंज पर कांग्रेस की सीधी वाली चाल और बीजेपी का पलटवार। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जाएगा,
एक से बढ़कर एक बयानबाजी देखने को मिलेगी। तो इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी दोनों दलों का सियासी रार और दिलचस्प होने वाला है। प्रदेश में एक बार फिर से ओबीसी की सियासत गर्मा सकती है। 5 जनवरी को सतना में कांग्रेस में ओबीसी सम्मेलन कांग्रेस करने जा रही है, जिसमें आरक्षण समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर ओबीसी के साथ छलावा करने के आरोप लगाए हैं। देखिए। एमपी में ओबीसी की राजनीतिक हैसियत काफी बड़ी है और दोनों प्रमुख दल इसको साधने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस 5 जनवरी को सतना में बड़ा ओबीसी सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें कमलनाथ सहित तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि आरक्षण समेत तमाम मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। इस बार प्रदेश के सभी नेता और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी भी वहाँ पहुँच रहे हैं। ये एक समागम है बड़ा। इधर कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी के साथ सिर्फ धोखा किया है। प्रदेश के लोग जानते हैं कि हमारे 3 मुख्यमंत्री अभी तक हुए और तीनों ही ओबीसी वर्ग से आए। साथ ही उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर कोर्ट में सही पैरवी नहीं करने के आरोप भी लगाए। ओबीसी धोखा कभी भूल नहीं सकता है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है। प्रदेश के लोग जानते हैं कि हमारे 3 मुख्यमंत्री हुए अभी तक और तीनों ही ओबीसी वर्ग से आए, चाहे माननीय उमा भारती जी हो, चाहे माननीय बाबूलाल गौर जी हो, चाहे माननीय शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस तो शुरू से ही इनके जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं इन लोगों की पार्टी। तो चुनावी साल में ओबीसी की सियासत एक बार फिर जोर पकड़ रही है और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा सकता है। हालांकि इसको लेकर दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं और जनता किसके दावों पर भरोसा करती है, ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। इधर कोतमा से कांग्रेस के विधायक सुनील सर्राफ हैं और उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आज पुलिस अफसर उनके घर पहुंचे और फायरिंग के सबूत की तलाश की गई। इधर सर्राफ के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष उतर आए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। अनूपपुर के कोतमा से कांग्रेस के विधायक सुनील सर्राफ पर हर्ष फायरिंग का आरोप है। गृह मंत्री के निर्देश पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। इसी को लेकर पुलिस विधायक के घर पहुंची और छानबीन की। पुलिस के कई अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ बंदूक के खोखे की तलाश के लिए उनके घर पहुंचे। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि दिनांक 1/1/23 को सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था और जिसमें आरोप लगाया गया था कि कोतमा के विधायक माननीय श्री सुनील सर्राफ जी उसमें फायरिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस संबंध में थाना कोतमा में एक अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है और उसी अपराध की विवेचना के सिलसिले में आज जो है हमारे फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट को शहडोल से बुलाया गया था। वो मौके पर आए हुए हैं, उनके साथ हमारा पुलिस बल भी है और हम लोग मौके की जाँच कर रहे हैं। इधर मामले को लेकर सियासत भी जारी है। सर्राफ के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह उतरे, कहा कि सुनील सर्राफ ने कोई अपराध नहीं किया है। सुनील सर्राफ ने कोई अपराध नहीं किया। 9 वर्ष के उपलक्ष्य में जश्न मनाया जा रहा था, उनका जन्मदिवस भी था। इस मौके पर अगर उन्होंने हर्ष फायर किया है तो ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं होती। हर्ष फायरिंग के विवाद में फंसे कांग्रेस के विधायक की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी मामले को लेकर हमलावर है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष का मिला साथ उनको थोड़ी राहत दे सकता है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि अगर उन्होंने हर्ष फायर किया है, लेकिन विधायक जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने फायर किया ही नहीं, वो तो खिलौने वाली बंदूक थी। चलिए अब जांच करेगी पुलिस, सब कुछ साफ होगा। बढ़ते हैं आगे। बात मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2021 की धारा 10 को हाईकोर्ट के द्वारा असंवैधानिक करार देने की। मध्य प्रदेश सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। प्रदेश सरकार ने दरअसल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट ने साफ किया कि अगर 2 वयस्क नागरिक अपनी मर्जी से अलग जाति या धर्म में शादी कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।
हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश सुनाते हुए मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2021 की धारा 10 को असंवैधानिक करार दिया था। इधर कांग्रेस ने विधेयक को गलत तरीके से पेश करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने कहा है कि लव जिहाद का बहाना बनाकर बीजेपी वाहवाही लूटने में लगी हुई थी। धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1997 से चल रहा है, पहली बार नहीं बना था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसमें उन्होंने कुछ संशोधन करने की बात की, एक दो धाराओं में संशोधन किया और हल्ला मचा दिया कि साहब हमने चेंज कर दिया है इसको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए, और लोगों में भ्रांति बहुत सी पैदा कर दी। मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके अनुसार इन लोगों को दोषी पाते थे कि जो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं उसकी प्रक्रिया है, नियम है कि उनको पहले कलेक्टर ऑफिस में लिख के देना होता है, पुलिस में लिख के देना होता है, वेरिफिकेशन होता है, वो धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन की आड़ में जिस तरह के उन्होंने लव जिहाद के लिए नाम पर लोगों को गुमराह करके झगड़ा करने की और सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने की बात की थी, वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चारों मुंह खाने करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। तापमान नीचे जाता जा रहा है और इसके बावजूद हड़ताली कर्मचारियों का हौसला बुलंद होता जा रहा है। सरकार की तरफ से आश्वासन मिलने के बावजूद संविदा कर्मचारी काम पर वापस लौटने के लिए तैयार नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब तक आदेश जारी नहीं होगा तब तक हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन किए गए और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न्याय यात्रा निकाली गई। आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का 20वां दिन रहा। हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है। और 3 तस्वीरों की करते हैं अब बात। ग्वालियर में बेखौफ बदमाश और रंगदारी करने वाले सरेआम उपद्रव मचा रहे हैं और सवाल ये छोड़ रहे हैं कि कानून का डर क्या किसी को है बदमाश को। देखिए 3 अलग अलग तस्वीरें। शहर में नए साल के पहले दिन से ही अलग अलग इलाकों से उपद्रव और मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं, इसमें आप नजर डालेंगे तो पहली तस्वीर में एक पब में म्यूजिक बजाने की बात को लेकर उपद्रवियों ने पब संचालक और स्टाफ के साथ मारपीट की। दूसरी तस्वीर तानसेन रोड की, यहां पर ठेला संचालक के साथ बदमाशों ने मारपीट की। और तीसरी तस्वीर व्यापार मेले की, जहां पर मामूली विवाद को लेकर युवक के साथ मारपीट की गई। 3-4 बड़ी घटनाओं के वीडियो सामने आने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले में अब कार्रवाई की बात कही है। रतलाम में बिजली काटने से एक शख्स इतना खफा हो गया, गुस्सा हो गया कि बिजली कंपनी के अधिकारी को तलवार लेकर मारने दौड़ा। मामला अताल कस्बे का बताया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। रतलाम में बिजली कनेक्शन काटने को लेकर एक उपभोक्ता ने लाइनमैन पर तलवार से हमला करने की कोशिश की। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल बिजली बिल का भुगतान न करने पर एक लाइनमैन ने उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया। उपभोक्ता कनेक्शन काटने से आक्रोशित होकर लाइनमैन पर हमला करने के लिए घर से तलवार लेकर निकलता है और लाइनमैन की तरफ दौड़ लगा देता है। गनीमत ये रही कि वहां आसपास मौजूद लोगों ने उपभोक्ता को पकड़कर लाइनमैन की जान बचाई। मामला खरवा कला विद्युत वितरण केंद्र के कसारी गांव का है। बिजली कर्मी ब्रजेश लोधी गांव में बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करने पहुंचे थे। इन्हीं उपभोक्ताओं में कमल पिता गणपत लाल डांगी भी शामिल था। ब्रजेश ने बिजली बिल जमा न करने पर कमल के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया। कमल को जब इस बात का पता चला तो वो गुस्से में गया और लाइनमैन पर हमला कर दिया। वहीं लोगों ने ये समझकर कमल को छोड़ दिया कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं है तो कोई खतरा नहीं है। इसके बाद भी कमल नहीं माना। उसने ब्रजेश पर पत्थर उठाकर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद लोगों ने कमल को पकड़कर ब्रजेश की जान बचाई। इधर प्रदेश में सर्दी का सितम जारी और पूरा प्रदेश ठंड से कांप रहा है, ठिठुर रहा है और स्कूलों की टाइमिंग भी बदल दी गई है। जबलपुर में सर्दी से एक मासूम की मौत हो गई। एमपी में सर्दी जानलेवा साबित हो रही है। जबलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर एक दिव्यांग महिला की गोद में 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई। कल रात तक बच्ची ठीक थी, लेकिन सुबह उसका शरीर ठंडा पड़ गया।
महिला को रोते देख जब लोगों ने पता किया तो घटना की जानकारी हुई। बाद में समाज सेवियों ने बगैर पोस्टमार्टम के ही बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। अब इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। चलिए ईंटें लगा दो वैसे ही। इधर ठंड की वजह से स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया गया है। भोपाल, जबलपुर, सागर सहित ज्यादातर जिलों के कलेक्टरों ने स्कूल की टाइमिंग सुबह 9 और 9:30 बजे करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं मुरैना में जिला प्रशासन ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 3 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। स्कूल के जो छोटे बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, उसको दृष्टिगत रखते हुए 3 दिन का शासकीय अवकाश मिडिल स्कूल तक के बच्चों के लिए घोषित करेंगे। इधर हिमालय से आ रही सर्द हवाओं से पूरा प्रदेश ठिठुर रहा है। प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। ग्वालियर, चंबल, भोपाल समेत कई शहरों में कोहरा छाया रहा। सर्द हवाओं का जोर इतना था कि दिन चढ़ने के बाद भी राहत नहीं मिली और दिन में भी सर्दी सताती रही। उज्जैन महाकाल मंदिर में नए साल के पहले दिन करीब 5.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। लाखों श्रद्धालुओं ने एक ही दिन में दर्शन करने के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। इससे महाकाल के खजाने में भी इजाफा हुआ। महाकाल मंदिर को एक दिन में लड्डू प्रसाद और 251 की शीघ्र दर्शन टिकट से करीब 42 लाख रुपए की आय हुई है। वहीं अभी मंदिर में रखी अलग अलग भेंट पेटी और दान रसीद से प्राप्त आय के आंकड़े आना बाकी हैं। शीघ्र दर्शन की बात है, चूंकि भीड़ बहुत थी इसलिए हमने शीघ्र दर्शन सिर्फ 3 घंटे चलाया था। 11:30 पौने 12 बजे बंद कर दिया था। कुछ भक्तों ने ऑनलाइन चूंकि पहले से बुक करा लिया था उनको जो हमने बीच बीच में अलाउ किया है, लेकिन उस 3 घंटे में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के लगभग 16-17 लाख रुपए का दान शीघ्र दर्शन से हमें प्राप्त हुआ था। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। नए साल के पहले कैबिनेट की